आपने एक कहावत सुनी होगी, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर द सन वो यूपीएससी पूछ सकता है। तो क्या इतने वास्ट सिलेबस को हम रिवाइज कर सकते हैं 1 महीने 2 महीने में? थोड़ा ट्रिकी है, बट अगेन हमें करना क्या होता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाना होता है, थोड़ी सी अपनी हैबिट में चेंजेस लाने होते हैं, एंड वी आर डन विद द रिवीजन पार्ट। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि रिवीजन आपके इस पूरे प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम लोग नोट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं नोट्स? ताकि एग्जाम टाइम पर अगर कुछ भी रिवाइज करना हो तो हमारे सामने वो छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो। उतनी मोटी किताब पढ़ने की जगह पर हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लें। हमने अभी अपनी उड़ान पब्लिश की है, उड़ान स्टैटिक पोर्शन वाला जो है 3.0। क्यों किया है? ताकि आपका इतना मोटा मोटा किताब जहां पर आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी वगैरह वगैरह, इतनी मोटी किताब आप नहीं पढ़ सकते हो अगर रिवीजन के टाइम पर, तो छोटी किताबें पढ़ लो जिसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर्ड है। ये सब कुछ किस पे फोकस करता है? रिवीजन पर। रिवीजन अपने आप में यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आप साल भर कितनी भी मेहनत करो, अगर आप एट द एंड ऑफ द एग्जाम टाइम आप अगर 2 महीने 2.5 महीने की अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं रखते हो तो शायद पूरे साल भर में आपने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत मन लगा के पढ़ा है, नहीं आंसर कर पाएगा आपके एंड वाले एग्जाम पेपर में। तो ये जो पूरा इवेंट फ्लो है उससे ये समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा रिवीजन का इतना बड़ा मुद्दा है ना, उसको हमें किसी न किसी तरीके से समझना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और हमें हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए जिससे कि हम रिवीजन करें। दोनों ही चीज़ों पर आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें याद करने को बहुत कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री में ईयर, या फिर एंशिएंट मिडिवल में बहुत सारे ऐसे नाम, या फिर इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम अपने दिमाग से उसको खो देते हैं। हमने मन लगा के पढ़ा था 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले, बट इतने ही टाइम पीरियड में वो लूज हो गया। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हम एग्जाम टाइम में इन चीज़ों को वापस से रिकॉल कर लेंगे जिसको हम 1 हफ्ते बाद रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने आप से बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, है ना। उस ट्रैप में मत फंसो। करना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक ग्राफ देता हूं। ग्राफ मेरा नहीं है, ये एक पर्सन है, हरमन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला। इन्होंने बोला कि भाई एक ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं, इसको बोलते हैं ये फॉरगेटिंग कर्व। इस फॉरगेटिंग कर्व पे इन्होंने डिफाइन किया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम कितना तेजी से अपनी याददाश्त या फिर जो भी चीजें हमने याद की थी उसको खो देते हैं। तो उसको ग्राफ को पहले देखते हैं, ग्राफ से बहुत अच्छे समझ में आएगा। इधर आ जाता हूं मैं। ये जो फॉरगेटिंग कर्व है, मान के चलो कि दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव स्टार्टेड लर्निंग, है ना। सब कुछ 100% याद है, हालांकि ये 100% भी कभी होता नहीं है, इसलिए थोड़ा कम ही रखते हैं। कितनी भी चीजें पढ़ ले, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एग्जैक्टली वॉट एवर वी हैव लर्न। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 20 मिनट के अंदर ही या 1 घंटे के अंदर ही अगर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना, तो ये यहां तक फॉल हो जाती है। और ये ट्रू है, बहुत ट्रू है कि हमने अभी तुरंत कोई चीज पढ़ा है, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, आप इसी चीज को वापस रिपीट कर सकते हो, है ना। बट 20 मिनट बाद अगर बोलूंगा तो नहीं कर पाओगे, या तो उसको रिवाइज करते रहो फिर बोल लोगे। इन्होंने ना बहुत सिंपल इस कर्व को समझाते हुए कि भाई जितना भी टाइम हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक टाइम बहुत ही जल्द ऐसा आएगा कि विद इन ए स्पैन ऑफ 3 days 2 days हमारा जो रीगेन रेशियो होगा ना वो 20% होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जाके बहुत कम हो जाएगा, 10% के आसपास। कितना कुछ पढ़ा था और याद कितना है, इसीलिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेहनत तो हम 100% वाली कर रहे हैं और 3 दिन के बाद ये 10% 20% की एफिशिएंसी दिखा रहा है। तो लॉजिकल है क्या कि हर दिन हम 100% दें? इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम एक दिन 100% दें, उसके बाद उसको रिवाइज कर लें? वही सजेशन इन्होंने भी दिया। इन्होंने बोला ना कि हम एक इसका एडवांस वर्जन लेके आते हैं। इस ग्राफ को इन्होंने फिर इससे समझाया कि अगर हम यहां पर फर्स्ट लर्न लगाते हैं कि यहां पर हमने पहली बार पढ़ा और ये अपने हिसाब से वही कर्व फॉलो होना चाहिए था, लेकिन अगले दिन ही क्या किया हमने, उसको बूस्ट करके वापस से 100% पे पहुंचा दिया। अब जो इस ग्राफ का कर्व था ना, वो कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। अब देखो, जो चीजें हमारा 3 दिन केवल याद होने की थी,
फर्स्ट रिवीजन से वो कहां पहुंच गई, 7 डेज पर पहुंच गई। हमने थोड़ा दिन और बिताया, तीसरे दिन में हमने इसको फिर से एक बूस्टअप दिया, ये कहां पहुंच गया पता नहीं, शायद कहीं 14 डेज के आसपास पहुंच रहा होगा। और अगर यही चीज हमने 6 दिन बाद एक और बूस्ट दे दिया तो फिर ये दीर्घकालीन समय तक हमें याद हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स में बताए हैं, बट अगेन मैं उनको आपके सामने मेथड्स के फॉर्म में बताता हूं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अगर बात करें तो 2-3 दिन में यार रिवाइज करना चाहिए, ये तो तय हो गया, नहीं तो फिर वो समझ में आ रहा है ना, 3 दिन बाद 10% पर हो गया आप, फिर कोई मतलब नहीं है। हमारी रिटेंशन पावर इंक्रीज करेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ेगी, और रिवीजन बार बार करने से हमारी एफिशिएंसी और बढ़ती है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में हमें रखते रहना है। इसके बाद हमें कुछ चीजें करनी होती है जिससे कि हम अपने रिवीजन को इंश्योर करते हैं। उसमें रेगुलर प्रैक्टिस का कुछ सेशन होना चाहिए, कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। खुद से भी इवैल्यूएट करते हैं ना हम लोग कि टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, सही हुआ तो क्या लॉजिक मैंने लगाया था वो सही है तो कॉन्फिडेंस देगा, वगैरह वगैरह। मेथड्स ऑफ रिवीजन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, थोड़ा तो आइडियल नेचर का है, शायद डेली फॉलो भी ना हो, बट जितना हो सकता है उतना करते हैं ना इसको। देखो इसमें सबसे क्लियर कट में बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करें, मेथड्स ऑफ रिवीजन में सबसे पहले एक पॉइंट हम रखते हैं अपने डेली बेसिस का। दूसरे पॉइंट पर हम इसमें बात कर लें वीकली बेसिस का। तीसरे नंबर पर हम बात कर लें मंथली बेसिस का। मतलब जो भी हमारा शेड्यूल बन रहा है ना, वो इन 3 कैटेगरीज में डिफाइन होना चाहिए। कैसे? देखो डेली की अगर हम बात करें, आज आपने मान के चलो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पीजेंट रिवोल्ट पढ़ा है, और पीजेंट रिवोल्ट से आप कोशिश कर रहे हो कि जब भी आपने मान लो 3, 4, 5 या 10 पीजेंट रिवोल्ट पढ़ लिए, सबके अपने अपने लीडर्स होंगे, कौन किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था, पीजेंट मूवमेंट किस लिए हो रहे थे, उसके पीछे का रीजन कौन था, ब्रिटिशर्स थे या फिर इंडियन किंग्स थे या फिर दोनों मिलके थे, या और कितना इकोनॉमिकल कॉजेस था, मनी लेंडर्स थे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उनके पीछे का कॉजेस अलग अलग होगा, उनका लीडर अलग होगा, और जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी अलग होगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन ऑल सच थिंग्स। अब क्या करो, दिन भर में जो भी पढ़ाई की है, रात में सोने से पहले ना आंख मूंद के आराम से ऐसे लेट जाओ और सोचो, केवल सोचो कि हमने आज पीजेंट रिवोल्ट में किन किन पीजेंट रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और उनके कुछ इवेंट्स। एक बार ये कर लिया ना, तो अगले दिन जो रिटेंशन पावर 10-20% पर जाने वाला था, वो आपने सोने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको भेज दिया है। अब वो रहेगा कुछ दिन, अगले दिन ही नहीं भूलेगा, कम से कम 5 दिन तक तो रहेगा। ऐसे 4-5 दिन के बाद आपका वीकेंड आ जाएगा। अभी इस वीकेंड पर ना आपको अपने पूरे वीक का रिवीजन करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि कोई मतलब नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, रिवीजन एक्चुअल में ना बहुत बोरिंग चीज होती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब भी हम कोई नई चीजें पढ़ते हैं ना, तो इट इंटरेस्ट अस। जो हमारी नॉलेज पाने की भूख है ना, उस भूख को वो कंप्लीट करती है। तो वो जो अर्ज आता है कि नहीं मुझे आज कुछ नया सीखना है, वो रिवीजन से नहीं मिलता है। रिवीजन में लगता है अरे ये तो पढ़ा था, ये तो पता है, लेकिन याद नहीं आता है ना, प्रॉब्लम तो ये है। तो इसीलिए पता है, पढ़ा है, वो अलग चीज है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में आपको लेके जाना है। भले मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, इट डज नॉट मैटर। मुद्दा क्या है, एग्जाम क्लियर करना। डेली रिवाइज करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम वीकेंड्स पर भी रिवाइज करना पड़ेगा। सिमिलरली तीसरा पुश आपको मंथली मिलेगा, है ना। मंथ एंड पर आप ऐसा प्लान कर लो कि जितना भी 1 महीने में पढ़ा है हमने, एटलीस्ट उनको एक बार बंडल बना के कुछ रिवीजन के फॉर्म में कर लेते हैं। आप बिट्स एंड पीसेस में भी कर सकते हो, ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। आप इसको बाई मंथली भी कर सकते हो, जैसा भी आपको लगे। एक सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट अगर आपका 15, 16, 18 दिन में कवर हो रहा है तो 18 दिन बाद एक बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन से लेकर 18वें दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपका वाइंड अप हो गया, आपने किताब बंद करके हटा दी कि ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लग रहा है कंप्लीट है। अभी पहला चैप्टर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा ना, नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसको 18 दिन पहले पढ़ा था। इसीलिए उसको प्रॉपर रिवाइज करो एक बार में। वो पूरा इमेज जब ब्रेन में बनेगा ना, वो बहुत अच्छा रिवीजन के लिए या फिर मेमोरी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेगा। तो इस बेसिस पर आपको ना कुछ अपने रिविजन्स प्लान करने पड़ेंगे।
रिविजन्स करते टाइम पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं जो कि शायद एक बार समझ में तो आ जाती हैं। जैसे इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी इज हाईली एग्जाम्पल ड्रिवन सब्जेक्ट। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद है तो शायद आप उसको उतने अच्छे से नेक्स्ट टाइम पर रिवाइज करते टाइम रिलेट ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल, गांव में सब लोग बैठे हुए थे, अचानक से सरकार की तरफ से एक ऐलान होता है कि आज रात 8 बजे पैसे बंद नहीं हो रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन नहीं है, बोल रहे सबके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। सब खुश एकदम। गांव के लोग इससे पहले नीम की डंडी से ना, वो दतवन होता है ना, उससे दांत साफ करते थे। अभी सबके जेब में 1 लाख रुपए आ गए बैंक अकाउंट में। अगले दिन दुकान पे पहुंच गए, बोले कि टूथब्रश दो, टूथपेस्ट दे दो। टूथब्रश उस दुकान के पास थे 10 और गांव वाले खड़े थे 50। तो उसने बोला कि सर ये हमारे पास जो 10 रुपए का टूथपेस्ट है ना, ये है तो 5 ही मेरे पास, लेकिन इसकी कीमत अब 10 रुपए नहीं है, अब इसकी कीमत है 100 रुपए। कौन दे सकता है 100 रुपए? सब तैयार हो गए, सब देंगे 100 रुपए, सबके जेब में पैसे हैं, जेब गर्म है अभी भी। तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन क्यों आया? क्योंकि हमने मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दी। ऐसे इजी एग्जाम्पल से, ऐसे फिनोमेना से अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो शायद वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना बैठ जाता है। नेक्स्ट टाइम इन्फ्लेशन नहीं समझ में आएगा, मनी सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन आता है या फिर कम होता है, क्या होगा, एग्जाम्पल याद आ जाएगा। वो एक मेथड ऑफ रिवीजन है। दूसरा मेथड ऑफ रिवीजन या फिर प्रैक्टिस क्या हो सकता है? रिलेट करने का, मेमोराइज करने का। आपने हिस्ट्री का कोई इवेंट पढ़ा, हिस्ट्री के इवेंट में मान लो आपने पढ़ा 1905 का बंगाल पार्टीशन। 1905 का बंगाल पार्टीशन आप हमेशा इस तरीके से याद रखो कि इस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल कौन थे। इसके बाद इसी टाइम पर बंगाल पार्टीशन के जस्ट पहले उनका क्या रोल था। उस टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट धीरे धीरे उभर रहे थे, मॉडरेट्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, उनका लॉजिक पकड़ो। फिर ये 1907 के सूरत स्प्लिट से कैसे कनेक्टेड है वो देखो। ऐसे बहुत सारी इवेंट फ्लो मिल जाएंगे आपको और इन सबका एक बंडल बना लो। बंडल बना के वो पूरा 10 साल इकट्ठा याद हो जाएगा। फिर एक छोटा सा रिलेशन लगाना अगले इवेंट के लिए। पूरे के पूरे इवेंट अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट, अलॉन्ग विद द फैक्ट, सब कुछ याद रहेंगे और इसको बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन का एक और बहुत बढ़िया मेथड है कि आप कुछ भी चीज पढ़ो और 10 लोग को सुना दो। वो वही वाला है जो हमने कर्व की बात की थी ना, ये आपने पढ़ा, 10 लोग को सुना दिया, फिर आपने जो भी पढ़ा था फिर एक दिन घूमे फिर 10 लोग को सुना दिया। ऐसे पढ़ाने से बाकी लोग का तो भला होता है, ये उनसे ज्यादा आपका भला होता है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। वो एक्चुअल में इन्होंने समझाया था कैसे बढ़ता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है भाई, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। इन सब चीजों को देखते हुए ना हमने सोचा कि यार एक रिवीजन का जो मॉड्यूल है ना, ये हमारे पूरे सेटअप में होना चाहिए। इसीलिए हमने एक डाउट सॉल्वर मित्र एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया अपने फाउंडेशन कोर्स में, जो कि एक तो आपके डाउट सॉल्व करे और साथ ही साथ जब भी क्लास में टीचर आता है ना तो वो आपको पहले तो पिछले क्लास का रिवीजन करवा दे। उससे क्या फायदा होगा? वो जो 10% आप पहुंचने वाले होगे ना आज के क्लास के बाद, वो अगेन 100% बूस्टअप हो जाएगा। जो चीज 3 दिन में भूल जाते अब वो 1 हफ्ते तक चलेगा। और वीकेंड में ना फिर से टेस्ट होगा। वीकेंड टेस्ट जैसे ही हुआ वो अब ये दीर्घकालीन याद है ना, वो फिर लंबे टाइम तक आपको याद हो गया रिवीजन से। ऐसे रिवीजन के सेट्स आपको हमेशा इस पूरे फाउंडेशन प्रोग्राम में मिलेंगे। आपको पता होगा कि इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनोवेट किया है और इसका नाम हमने रखा है CTR मॉडल, जिसमें कि रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमने कवर करने की कोशिश की है। रिवीजन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आपने टॉपर्स के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ भी देखा होगा, सबने एक चीज पर डेफिनेटली बोला है, सर प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये 2 चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इस मॉडल में हमने वो दोनों ही चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है मतलब करेंगे ही करेंगे, कुछ डाउट नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद आपको अगर CTR मॉडल और फाउंडेशन कोर्स ऑफ 2024-25 से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर जरूर से एक बार कॉल कर लेना और बातचीत कर लेना। अदरवाइज इस CTR मॉडल के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, क्लासेस कैसे हो रहे होंगे, मंडे टू सैटरडे का क्या लैब है, संडे को क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप एक बार उस नंबर पर कॉल करके, या डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उन पे आप जरूर से जाना। और याद रखना, रिविजन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं करोगे
तो इफिशियंसी 10% रह जाएगी, एग्जाम टाइम पर नहीं याद आएगा। बार बार उस ग्राफ को ऊपर उठाना है ना। वो ग्राफ हमेशा याद रखना, फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व को भी नहीं भूलना है, इसके लिए रिवीजन नहीं होगा। अब ये इतना तो मेमोरी क्रिएट कर लोगे आप लोग, है ना। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलो फिर आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।